सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बायोलॉजी रेडियो पॉडकास्ट जो हमने चालू किया था। हो सकता है एक दो दिन के लिए वीडियोस ना आ पाई हूँ, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्लासेस का मेरे जो है शेड्यूल है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। और चलिए ठीक है, हम फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सारे वॉल्यूम्स को सुन रहे होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम को बार बार रिपीट मोड में सुनना। देखिए, कार्बन की संख्या जो ग्लूकोज में होती है वो 6 होती है, C6H12O6, आपको अच्छी तरीके से पता है। और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है, जो ग्लाइकोलिसिस के जो टोटल स्टेप होते हैं वो 10 होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग होती है। इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, तीनों साइंटिस्ट के नाम होते हैं, ईएमपी पाथवे इसको कहते हैं, जिसमें से एम्बेडन, मेयरॉफ एंड पार्नस, इनके नाम पे इसको हम लोग कहते हैं। चाहे एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा हो चाहे एनरोबिक रेस्पायरेशन होना हो, सब में ग्लाइकोलिसिस तो मस्ट है, पक्का होगा। ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। और ये 10 स्टेप में जब ग्लाइकोलिसिस समाप्त होती है तो लास्ट में 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड जो लास्ट में बन के तैयार होता है, ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का एसिड होता है पायरुविक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। हर स्टेप पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के हर एक स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम का यहाँ पर यूज़ होता है। और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें 4 एटीपी फार्म हो जाते हैं। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी फार्म होते हैं और 2 एटीपी इसमें से यूज हो जाते हैं। 4 एटीपी टोटल फार्म होते हैं और जिसमें से 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन का हर एक सीरीज आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में आप रखेंगे। देखिए, मैं कई बार इस बात को कहा हूँ कि हर जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है उसकी जो आर क्यू वैल्यू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पायरेटरी कोएफिशिएंट, वो करीब करीब 0.9 होती है। ठीक है। और जो फैट वगैरह होते हैं उनकी भी हमेशा <1 ही होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो आर क्यू वैल्यू होती है, यानी कि रेस्पायरेटरी कोएफिशिएंट वैल्यू होती है, वो 1 होती है, एग्जैक्टली 1 होती है। तो थोड़ा सा कम किसकी होती है? प्रोटीन की। और हमेशा 1 से कम ही किसकी होती है? फैट की। 0.9 किसकी होती है? प्रोटीन की। तो याद रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है, फैट की हमेशा <1 वैल्यू आती है, और प्रोटीन की हमेशा कितनी होती है? 0.9 वैल्यू होती है। ह्यूमन का पॉपुलेशन जिमेट्रिक फॉर्म में बढ़ रहा है, जिमेट्रिक फॉर्म में, और जो फूड का प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट दो तरह से होते हैं, चाहे वो प्लांट के साइज का डेवलपमेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उसको डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं। और ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक को हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन्स प्लांट में भी होते हैं, हार्मोन्स एनिमल में भी होते हैं। एनिमल हार्मोन जैसे आप पढ़ते हो, थायराइड हार्मोन का हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। उसी तरीके से प्लांट के भी प्रमोट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए या उसे इनहिबिट करने के लिए हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, यानी कि पीजीआर बोलते हैं। ठीक है। ये दो तरह के हो सकते हैं रेगुलेटर्स, या तो वो प्रोमोटर हो सकते हैं या तो वो इनहिबिटर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि प्रमोशन का काम करते हैं प्लांट की ग्रोथ का, तो वो ऑक्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन होता है। ठीक है। तो प्रमोटर के रूप में ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन काम आता है, और इनहिबिटर के रूप में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन काम आता है। ठीक है। और इथाइलिन जो होता है वो एकमात्र गैसियस मतलब यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, इथाइलिन। ठीक है। ये इनहिबिटर का काम करता है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें कि ये जो आपका ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन जो होता है वो इनलार्जमेंट का काम करता है। ठीक है। और सबसे पहले इसको जो हम लोग निकाला गया था, एक्सक्वेट किया गया था, आइसोलेट किया गया था, वो ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था, है ना। जो ह्यूमन यूरिन से जो ऑक्सिन हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेटेरो ऑक्सिन। ठीक है। और इसका जो नाम होता है ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा
इसमें हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड दोनों तरीके के पढ़ते हैं, और ख़ास करके इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, याद रखिएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ना, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सब के सब जो होते हैं वो नेचुरली प्लांट में मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल ऑक्सीजन कहते हैं। कौन कौन से? इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यानी कि IAA और IBB। कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं ना, यानी कि NAA और 2,4-D, ना और 2,4-D। ना का फुल फॉर्म क्या होता है? नेप्थालीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक, है ना। तो याद रखिएगा, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में प्लांट में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। और यही जो मैं बता रहा हूँ आपको 2,4-D, इसको 2,4-D और 2,4-T मिलाकर एजेंट ऑरेंज बनाया जाता है। एक डिजीज का नाम है बकाने डिजीज, BAKANE, बकाने डिजीज। ये राइस सीडलिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। जिब्रेलिन की जब डिस्कवरी हुई थी तो उस समय हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था। जिब्रेलिन की जब डिस्कवरी हुई तो ये किस तरीके से इसको ऑब्टेन किया गया था, याद रखिएगा। एक फंगल पैथोजन होता है जिसका नाम होता है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, है ना। तो उसमें एक साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम है ई कुरुसोवा। उन्होंने वहाँ पर उसकी डिस्कवरी की थी और ऑब्जर्व किया था। साइटोकाइनिन जो होता है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब कोई सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होगा तो वहाँ पे सेनेसेंस का डिले हो जाएगा, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, बार बार सेल डिवीजन होता रहेगा। तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है एडेनिन का, है ना, एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। और इसको हम लोग जो है काइनेटिन भी कहते हैं, काइनेटिन। और काइनेटिन नेचुरली प्लांट में मौजूद नहीं होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो जो भी ऐसे साइटोकाइनिन लाइक मटेरियल प्लांट में मौजूद होते हैं, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे साइटोकाइनिन्स का नाम देते हैं। जैसे जियाटिन वगैरह नाम हम जानते हैं, जियाटिन, ये सब जो होते हैं साइटोकाइनिन होते हैं। और इथाइलिन जो होता है सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग में इथाइलिन का यूज़ होता है, फ्रूट राइपनिंग में खूब ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और जो हम लोग यहाँ पर सिंथेटिक इथाइलिन का यूज़ करते हैं फलों को पकाने में, इथेफोन उसको कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत स्लोली रिलीज होता है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है फलों को पकाने के लिए, है ना। तो इथाइलिन काफ़ी अच्छा होता है, ये इंटरनोड और पेटियोल का एलॉन्गेशन भी करवाता है। जो डीप वाटर राइस प्लांट होते हैं, पानी में डूबे हुए राइस प्लांट होते हैं, ऐसे में ये इंटरनोड का एलॉन्गेशन कराता है। आपको पता है कि चावल जो खेती होती है वो पानी में ही काफ़ी अच्छी खासी होती है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग करवाता है, एक्सिस की स्वेलिंग करवाता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाता है डाइकॉट सीडलिंग में। कौन? इथाइलिन। तो काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म करता है। जिब्रेलिन का मेन काम होता है एलॉन्गेशन, है ना। जैसे ग्रेप होता है, जो अंगूर के गुच्छे होते हैं, उसका स्टॉक की लेंथ को बढ़ाने में काम करता है। माल्टिंग एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। शुगर केन इंडस्ट्री, जो जो शुगर केन जहाँ बनाया जाता है, मतलब कि खेतों में जब उगाया जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को ये बढ़ाता है, उनके स्टेम में बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिब्रेलिन जो होता है वो स्टेम की लेंथ को बढ़ाकर काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में शुगर केन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। करीब करीब अगर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो 20 टन और बढ़ा देगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको बात सुनने और वहाँ आंसर लगाना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर याद करते हैं। और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जस्ट जिब्रेलिक एसिड का जस्ट एंटागोनिस्टिक होता है। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो ये ABA जो होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ABA भी कह सकते हैं। तो ये एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन होता है ना। तो एब्सिसिक एसिड जैसे पत्तियां हैं उनको झाड़ने का काम जो हो गया, सीड जर्मिनेशन को रोकने का काम हो गया, इनहिबिट करने का काम हो गया, स्टोमेटा को क्लोज करने का काम हो गया, है ना, प्लांट की के टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने का काम हो गया। तो इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीड के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में, उसके डॉर्मेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्सिसिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको हमेशा याद रखते हैं। याद रखिएगा, स्पिनच जो होता है
वो एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, और कैनाबिस सटाइवा जो होता है वो एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, तीन तरह के प्लांट होते हैं, है ना, क्योंकि सारे प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वो लाइट चाहिए होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो कुछ प्लांट को ज़्यादा समय तक लाइट का एक्सपोजर चाहिए होता है, वो लॉन्ग डे प्लांट, कुछ को कम चाहिए होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स, कुछ को लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट में बहुत अच्छा एग्जांपल आप याद रखना, जो हमेशा आपको याद रहेगा, वो है हरी मिर्च, जो चिली होती है, टोमेटो, मेज, है ना, मिराबिलस जलापा, याद रखिएगा। ऑक्सिन के टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवियना कर्वेचर टेस्ट। ऑक्सिन के टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवियना कर्वेचर टेस्ट। और जिब्रेलिन के टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ा एमाइलेज एंड प्रोटीएज टेस्ट। जिब्रेलिन के लिए अल्फ़ा एमाइलेज एंड प्रोटीएज टेस्ट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल बहुत ही डायरेक्टली फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। ऑक्सिन के लिए एवियना कर्वेचर टेस्ट और जिब्रेलिन के लिए अल्फ़ा एमाइलेज एंड प्रोटीएज टेस्ट। WBC में जो ओजिनोफिल्स होते हैं वो 2 से 3% होते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं ओजिनोफिल्स? 2 से 3% होते हैं। और लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% होता है। जो किडनी होती है उसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। विड्थ जो होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट जो होता है वो करीब करीब 120 से 170 ग्राम होता है। एवरेज जो भी बना लेंगे आप, चलेगा। फ्लेम सेल्स जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस में पाया जाता है। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। जब भी कोई बॉडी पार्ट कट कर दोगे तो उससे नया पार्ट रीजनरेट हो जाएगा। GFR को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं, और ये पूरे दिन का में 180 लीटर होता है, यानी कि 180 लीटर पर डे। और अगर मिनट में करोगे तो 125 ml पर डे, पर मिनट, सॉरी 125 ml पर मिनट होता है। और जो JG सेल्स होते हैं, JGA जिसको कहते हैं जिक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये बना होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT से, और दूसरा बना होता है अफरेंट आर्ट्रियोल से। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन होता है उसको मैक्युला डेंसा कहते हैं। ठीक है, वहीं पर ये यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं, और वहाँ पर एंजाइम सिक्रेशन का भी काम यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अब हम अगर बात करें तो मसल जो होती है वो 3 तरह की होती है। उसमें से जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलंटरी होती है, बाकी सारी मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं। तो भैया बाकी सारे और कौन से मसल्स हैं? तो बाकी सारे मसल्स कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। अच्छा, स्मूथ मसल्स को हम लोग विसरल मसल्स भी बोलते हैं, और इनमें स्ट्रिप नहीं पाई जाती, यानी कि लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। बाकी सारे मसल्स में डार्क बैंड, लाइट बैंड पाए जाते हैं। ठीक है, डार्क बैंड, लाइट बैंड है क्या? याद रखिएगा, जो डार्क बैंड होता है वो एनआइसोट्रॉपिक होता है, एनआइसोट्रॉपिक, तो इसीलिए इसको ए बैंड भी कहते हैं। और जो लाइट बैंड होता है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, इसीलिए इसको आई बैंड भी कहते हैं। तो आइसोट्रॉपिक से आई ले लिया, एनआइसोट्रॉपिक से ए ले लिया। और आइसोट्रॉपिक के बीच में जेड लाइन पाई जाती है, एनआइसोट्रॉपिक के बीच में एम लाइन पाई जाती है। शॉर्ट फॉर्म में जान लो, आई जेड आई, ए, मतलब दो ए बैंड के बीच में कौन सी लाइन होती है? एम बैंड होती है, एम लाइन होती है। और आई के बीच में कौन होती है? जेड लाइन होती है। आई जो होता है जो कि थिन होता है, और ए जो होता है वो थिक होता है। आई जो होता है वो बना होता है एक्टिन प्रोटीन का, और ए जो बना होता है मायोसिन प्रोटीन का। आई जो होता है वो लाइट होता है, ए जो होता है डार्क होता है। आई जो होता है वो एक्टिन प्रोटीन का, एक्टिन बैंड कहते हैं। ए जो होता है वो मायोसिन प्रोटीन का, मायोसिन बैंड, थिक फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 2 आई बैंड के बीच में जो पाया जाता है रीजन, उसको हम लोग रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में बोल दो सार्कोमियर। सार्कोमियर याद रखिएगा। इसी की लेंथ कम हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि 2 आई बैंड जो होते हैं आपस में धंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और ए बैंड जो होता है उसके लेंथ को ले लेता है। ठीक है, मसल बंडल को फेसिकल कहते हैं, और 2 मसल बंडल के बीच में अटैचमेंट जो होता है उसे फेसिया कहते हैं। मसल सेल को मसल फाइबर भी बोल सकते हो। मसल, जैसे सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेम्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, उसी तरीके से प्लाज्मा जो मसल सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सार्कोलेम्मा बोल सकते हो।
नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म, नॉर्मल सेल में जो मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हो, और मसल सेल के साइटोप्लाज्म को आप सार्कोप्लाज्म बोल सकते हो। उसके अंदर की सारी चीज़ में आप सार्को ऐड कर देना। इसके अंदर चूंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर। तो इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो, तो इसके अंदर मसल सेल के अंदर आप उसको क्या बोलोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दोगे। सो आज के लिए, आज के वॉल्यूम के लिए इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच, और बिल्कुल रेडी रहिएगा नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन चल रहा है, इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे।